हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपने एनसीईआरटी का सेकंड लेक्चर, सेकंड टॉपिक, एंड दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिलेशन एंड फंक्शंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास में हम लोग आ चुके हैं। तो 11th की जो स्टडीज़ है वो कम्प्लीटली 10th के आप मैथ से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हम लोगों को आगे काम आने वाली है कॉम्पिटेटिव लेवल्स पे, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। एंड ये जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे मैथ्स में आप जब तक पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे वहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस का यूज़, कॉन्सेप्ट यूज़ होना ही है। ठीक है, तो आप कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप कैलकुलस पढ़ोगे आगे चल के, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वहां पे भी कैलकुलस का, फंक्शंस का, रिलेशंस का यूज होना है। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जहां से सीरियस स्टडी बहुत जरूरी करना। रिलेशन एंड फंक्शंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है एक टॉपिक, वो आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक इज, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है समझते हैं। चलिए, ऑर्डर्ड पेयर देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्या होगा कि किसी दो चीजों का पेयर बना होगा। ठीक, अब पेयर किस तरह से बन सकता है और ऑर्डर्ड ही क्यों बोला गया है इसको, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक ऐसा बोलता हूँ सिंपल सा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, एक नाम लिख दिया राम कौमा दशरथ। ठीक है, रामायण का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा चलिए इसी के एग्जांपल को लेते हैं, राम एंड दशरथ। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो पेयर बना हुआ है ये। ठीक है, पेयर क्या है, राम एंड दशरथ, ये दो चीजें हैं, दो आइडेंटिटीज, दो एंटिटीज हैं जिनका पेयर हम लोगों ने बनाया है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों चीजों का पेयर है। अब इसको हम बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का एक नॉर्मल सा डिफिनेशन हम बोलेंगे, इसी तरीके से हम हर चीज को हम पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका ऑर्डर अगर हम स्विच करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, पेयर चेंज हो जाएगा। अब आप देखो राम एंड दशरथ है, ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करें, दशरथ राम कर दें, तो पेयर का उसका मीनिंग जो होगा ना, वो मीनिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रही होगी ये दोनों नाम से, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम, तो दोनों में कुछ ना कुछ एक मीनिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम चेंज कर देंगे तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर कहीं पे भी लिखा हो तो हम क्या उसको बोलेंगे कि जनरल लाइफ में हम उसको कंपेयर करें तो ऑर्डर्ड पेयर आर, हम इसको बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर आर ऑर्डर्ड पेयर, हम डिफिनेशन लिखते हैं फॉर एनी टू सेट्स। मान लीजिए हम दो सेट्स ले रहे हैं, ठीक है, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट में हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। ये जो चीजें हम डिफाइन करें सेट थ्योरी से काफी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज फॉर्म्ड with elements such that A belongs to A and B belongs to B। मतलब क्या होगा कि अगर कोई दो सेट हम लोगों ने लिया हुआ है और उस दो सेट में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ए कॉमा बी, ए एंड बी सेट है और ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का मेंबर हमने लिख दिया और सेकंड एलिमेंट को हमने लिख दिया बी का मेंबर। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को बनाते हैं। एक एग्जांपल, मान लीजिए एक सेट लिखा हुआ है ए और वो ए सेट क्या है 1,2, ठीक है, और बी सेट लिखा हुआ है उसको हमने लिख दिया क्या 2,4। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हमको लिखना है ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे बता दें कि ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या है, तो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, 1 को लो, यहाँ से ए कॉमा बी के फॉर्म में होना चाहिए ये, तो ए कॉमा बी के फॉर्म में कैसे करेंगे, ए यहाँ से लेंगे 1, तो 1 लिख दिया, और बी यहाँ से लेंगे पहले 2, तो ये हो गया एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे। उसके बाद कैसे करेंगे, दूसरा कैसे करेंगे, 1 यहाँ से ले लो और यहाँ से 4 ले लो आप, तो ये हो गया 1,4 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। देन 2 यहां से लो और फिर यहां से ले लो, अगेन बी से भी 2 ले लो, फिर उसके बाद क्या करो
2 यहाँ से ले लो और फिर 4 यहाँ से ले लो, तो ये क्या होंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास टोटल आ जाएंगे अगर हम ये 2 सेट की बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज हमें बताना है, एक चीज ध्यान देना है, एक रिलेशन क्या है कि a कॉमा बी अगर ऑर्डर्ड पेयर है वो और b कॉमा ए इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सीक्वेंस का दोनों में फर्क होगा, ठीक है। तो ये चीज हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा होगा हमारे पास कि ये जरूरी नहीं है कि a कॉमा बी अगर कहीं पे लिखा हो तो हम उसको b कॉमा ए ही लिख दे, तो वो इक्वल नहीं होने वाला है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का। देन ऑर्डर्ड पेयर के बाद नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं अभी, वो हम बात करेंगे किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, वो क्या हम बोलते हैं उसको, सेकेंड टॉपिक है हमारा, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, चलिए समझते हैं क्या होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर 2 सेट, अगर हम इसको लिखते हैं, चलिए हमने क्या बोला, इफ A and B are 2 sets, then Cartesian product A क्रॉस B, इसको क्या बोलते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B लिख करके। तो क्या हमने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ all possible ordered pairs A comma B where A belongs to A and B belongs to B। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या, कैसे हम निकालते हैं, जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले ऑर्डर्ड पेयर को स्टडी किया। अब ऑर्डर्ड पेयर निकालने के बाद हमारे पास क्या था, जैसे प्रीवियस एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, तो 1,2, 2,4 हम लोगों ने लिया था A एंड B सेट्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आए थे वो क्या आए थे, 4 अलग अलग पेयर्स बन गए थे। अब वही 4 पेयर्स जो टोटल 4 पेयर्स हमारे पास है, उनका एक कॉम्बाइंड एक सेट अगर हम बना देते हैं, ठीक है, तो वही हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। अभी ये जो A क्रॉस B है एक्चुअली, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे एक फॉर्म में, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 2 सेट है A एंड B, तो हम क्या बोलते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू, कैसे लिख देंगे हम इसको, A कॉमा B, ठीक है, A कॉमा B फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म एक सेट का हम लोगों ने बनाया था, तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल चलिए देख लेते हैं कि कैसे होता है ये, एक्चुअली निकालना कैसे है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब हम लोगों ने समझ लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, ठीक है, और B सेट दिया हुआ है हमारे पास क्या, A कॉमा B। ये 2 सेट हमारे पास गिवन है। अब हम लोग को अगर बोलता है फॉर एग्जांपल A क्रॉस B निकालने को, ठीक है, A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पहले चलिए हम सेट बना लेते हैं और हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर सारे लिख लेते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 1 को लेंगे पहला एलिमेंट, A कॉमा B लिखते थे ना, A क्या है, स्मॉल ए जो है A के एलिमेंट्स है और स्मॉल b इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो A कॉमा B में सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 के साथ जो जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं B में वो लिख लीजिए। तो 1 के साथ पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, 1 कॉमा A और 1 कॉमा B बन जाएगी। देन फिर क्या लेते हैं हम, 2 लेते हैं यहाँ से, तो 2 के साथ क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 2 कॉमा A एंड 2 कॉमा B। देन 3 लेते हैं, तो 3 के साथ पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, 3 कॉमा A एंड 3 कॉमा B। तो टोटल ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब अगर यहीं पे बोला है फॉर एग्जांपल B क्रॉस A निकालने को, ठीक है, तो B क्रॉस A का मतलब क्या हो गया, देखते हैं चलिए। B क्रॉस A का मतलब B, ये जो B के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे A से स्टार्ट करते हैं। चलिए A को लेते हैं, तो A के साथ किसको कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों को कर सकते हैं। तो A के साथ पहले 1 को कर देते हैं, चलिए A के साथ 2 को कर देते हैं एंड A के साथ ही
3 को भी कर देते हैं, इस तरह से हो गया। फिर b को उठाते हैं, तो b के साथ हमने क्या कर दिया, 1 को कर दिया, b के साथ ही 2 को कर दिया और b के साथ ही 3 को भी कंबाइन अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है b क्रॉस a। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, अगर आपसे कोई बोलता है इक्वल है तो नहीं, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो इक्वल होने के लिए दो चीजें होती है। देखिए सेट्स के अंदर एक होता है कॉन्सेप्ट, क्या होता है, इक्वल का कॉन्सेप्ट होता है, और दूसरा होता है इक्विवेलेंट का। ठीक है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो इक्वल कब बोलते हैं हम सेट्स को? जब दोनों के एलिमेंट्स पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो हम इक्वल बोलेंगे। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, कॉमन सी बात है, 1, a है, यहाँ a, 1 है। और ऑर्डर्ड पेयर क्या बताया था? दो ऑर्डर्ड पेयर a, b और b, a इक्वल तो नहीं होते हैं। यहाँ पे भी आप देखो जल्दी नहीं, तो ये 1, a, 1 आ गया। अब a की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो 1, 2 यहाँ होगा, यहाँ 2, 1 होगा, तो इक्वल तो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि इक्वल तो ये नहीं होते हैं। मतलब a क्रॉस b को अगर हम बोले तो वो इक्वल नहीं होगा b क्रॉस a के, जरूरी नहीं है मतलब कि ऐसा हो। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट हम तब बोलते हैं दो सेट्स को जब दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि n ऑफ a क्रॉस b अगर कहीं लिखा हुआ है और वो इक्वल हो जाए किसके? n ऑफ b क्रॉस a के, तो हम बोलेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इक्विवेलेंट होता है यहाँ पर। तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो यहाँ पे हम इस केस में ये हम बोल दे रहे हैं कि इक्विवेलेंट है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b के और b क्रॉस a के इक्वल है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम एक चीज देखते हैं, नंबर कैसे निकलता है, मतलब हमें निकालना है कि n ऑफ a क्रॉस b किसी सेट में है कितने। तो ये कैसे हम निकालेंगे इसको समझते हैं। चलिए, तो आप इसको नोट में ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक नोट बना करके क्या मैंने बोला है कि अगर कहीं एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए गिवन है, क्या यू है। ठीक है, एन ए इज इक्वल टू यू कहीं गिवन है और एन बी गिवन है क्या, वी। ठीक है, तो हम उस केस में बोलेंगे n ऑफ a क्रॉस b। एन ए मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है v। तो n a क्रॉस b क्या होता है, u इंटू v हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। तो यहाँ पे भी देखिए कैसे, यहाँ पे 1, 2, 3 3 है, यहाँ पर क्या 2 है। तो अगर हम देखें तो u की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से na की वैल्यू 3 आ गई और nb की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a क्रॉस b की वैल्यू 3 इंटू 2 दैट इज 6 होना चाहिए। तो 6 है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बता सकते हैं। अब अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हर कंडीशन में नहीं होते हैं, तो अगर इक्वल कहीं पे दिया है कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है ये बात कि इफ, नोट का एक सेकेंड पॉइंट हम लिख रहे हैं, इफ ऑर्डर्ड पेयर है a, b और दूसरा है c, d, ये इक्वल हैं, अगर कभी ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि a इज इक्वल टू b होगा एंड a इज इक्वल टू c, रिस्पेक्टिव ये जो इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट दोनों का इक्वल होगा, मतलब a इज इक्वल टू c होगा एंड b इज इक्वल टू सेकेंड वाला भी इक्वल, तो b इज इक्वल टू d होगा। अगर ऐसा हो जाता है तभी हम बोलेंगे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर क्या हम बोल रहे हैं कि a एंड b में से कोई भी एक चीज, ईदर a और b, दोनों में से इफ ईदर a और b इज नल सेट। ठीक है, मतलब क्या है, a या तो फाई है या तो b फाई है, तो उस केस में a क्रॉस b का जो हम निकालेंगे n ऑफ a क्रॉस b, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे ये भी एक नल सेट ही होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, हम क्या बोलते थे कि अगर a है, मान लेते हैं कि a क्या है, अगेन वही केस 1, 2, 3 चलिए ले लेते हैं, और b क्या गिवन है, 5 है। अब हम लोग को करना क्या होता है, ऑर्डर्ड पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम a क्रॉस b में करते क्या है,
ए कॉमा बी के पेयर्स बनाते हैं। अब अगर पेयर बन ही नहीं रहा है तो एलिमेंट तो होगा ही नहीं कोई, क्योंकि सारे एलिमेंट ए कॉमा बी के फॉर्म में ही होते हैं। यहाँ पे क्या, मान लीजिए हमने 1 ले भी लिया ए से, बी से क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो पेयर तो बना ही नहीं। तो पेयर जब बना ही नहीं तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, एलिमेंट सही नहीं, दैट मीन्स कि वो भी फाई सेट हो गया, मतलब कि वो नल सेट हो गया, इसमें फाई हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू भी। तो इस तरह से हम इसको समझ रहे हैं कि अगर ए एंड बी में से कोई भी नल सेट है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो भी एक नल सेट हमारे पास आने वाला है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्डर्ड पेयर स्टडी कर लिया। ऑर्डर्ड पेयर के बाद एक चीज आती है हमारे पास, पेयर का मतलब क्या था कि उसमें 2 चीजें होंगी, ठीक है, 2 एलिमेंट्स होंगे ए एंड बी। अब अगर मैं बोल दूं आपसे कि 2 की बजाय मैंने जैसे क्या किया था, मान लीजिए ए एक सेट है, ठीक है, उस पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालना है, तो उसका मतलब क्या होता था कि अगर ए के एलिमेंट्स हैं 1 2, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, उसको क्या करो, 2 बार लिख लो, ऐसे लिख लो, थोड़ा सा आसान रहेगा आपको देखने के लिए भी। अब क्या करो, ए क्रॉस ए लिखने के लिए 1 के साथ 1 ले लो, इस 1 के साथ ये 2 ले लो, फिर ये 2 उठाओ, इसके साथ 1 ले लो, एंड ये 2 उठाओ, इसके साथ 2 ले लो, ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैंने बोला आपसे कि मैं क्या चाहता हूं कि ए क्रॉस ए एक हमारे पास एक तरीके से ये भी तो सेट ही है, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बोला कि ए क्रॉस ए कर दे, 3 बार क्रॉस हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोल देते हैं हम इसको। अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी से, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, तो ऐसे ए कॉमा सी को हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। पेयर, ऑर्डर्ड पेयर था तो ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर ए क्रॉस है तो हम लोगों ने निकाल ही लिया। अब क्या करो, इसके साथ इसका देख लो आप, ठीक है, तो एलिमेंट क्या है 1 कॉमा 1 है ही, तो 1 कॉमा 1 का 1 के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार 1 हो जाएगा। फिर 1 कॉमा 2 का देखोगे आप 1 के साथ, तो 1 2 1 हो जाएगा, फिर 2 1 1 हो जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा, फिर 1 1 को 2 से लो तो 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2, इस तरह से यहाँ पे एलिमेंट्स बन जाएंगे हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट का, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक कुछ बेसिक्स थे। उसके बाद हम एक चीज देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, गिवन है A and B are 2 sets such that क्या लिखा हुआ है, NA is equal to 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to 3 गिवन है, ठीक, एंड NB is equal to क्या गिवन है, 2 गिवन है। उसके बाद क्या बोला है कि A क्रॉस B जो है ऑर्डर्ड पेयर है, उसके कुछ एलिमेंट्स हमारे पास दे दिए हैं, ठीक है, मतलब A क्रॉस B में क्या हम लोगों को बोला है कि x कॉमा 1 है, y कॉमा 1 है, सॉरी y कॉमा 2 है और z कॉमा 1 है, ये 3 हम लोग को दिया है, बाकी और भी बहुत सारे होंगे यहाँ पे। और वैसे देखो 3 है 2 है तो 3 इंटू 2 6 होने चाहिए, उसमें से 3 हम लोगों को 6 में से 3 हम लोगों को दे दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड A एंड B, दोनों सेट्स निकालने हैं, A एंड B क्या है, और गिवन क्या है, x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, ये कंडीशन भी दे दी है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो समझना A क्रॉस B अगर लिखा होता है कहीं पे हमारे पास, तो A क्रॉस B को हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं। A क्रॉस B को एनालाइज करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो A कॉमा B के फॉर्म में होंगे, A बिलोंग्स टू A होगा और B बिलोंग्स टू B होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये A कॉमा B के फॉर्म में है, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, और ये भी हम लोगों को पता है कि जो A में सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे और B जो सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, ये भी गिवन है हम लोगों के पास। तो अब इसको देखो यहाँ से अगर आप देखते हो तो क्या पता चलता है कि ये x, ये y, ये z तीनों इक्वल अगर नहीं है, दैट मीन्स कि तीनों एक
डिफरेंट एंटिटीज हैं, अलग अलग एंटिटीज हैं। तो हम लोगों को क्या मिल गए, ए की वैल्यू, स्मॉल ए की 3 वैल्यूज मिल गई। स्मॉल ए की 3 वैल्यूज कहां पे फिट होंगी, सेट ए में। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, सॉरी स्मॉल ए की वैल्यूज क्या क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये 3 वैल्यूज मिल गई। और हम लोग को क्या बोला था कि एन ए क्या है, 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है। तो चलो 3 मिल गए हम लोगों को पूरे। उसके बाद क्या देखते हैं, बी में देखते हैं। चलो तो बी क्या होगा, जो सेकंड वाला पार्ट है ये इसका पार्ट होगा, ठीक है। तो ये 1 है, यहां से उठाओ, ये भी 1 है, तो चलो एक ही बार लेंगे इसको, ये ले लिया। और 2 को उठाओ, यहां से अलग है तो 2 भी ले लिया यहां से। तो हम लोग को क्या मिल गया, 2 एलिमेंट्स इसमें भी थे, एन बी इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो यहां से ये भी मिल गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए सेट क्या है, ए सेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और बी क्या है 1 कॉमा 2। ये हम लोगों को सेट मिल गए। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछा है तो कि ए क्रॉस बी के बाकी एलिमेंट्स बताओ, तो बाकी एलिमेंट्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी पूरा लिख लो। कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा 1 एक्स कॉमा 2, फिर वाई कॉमा 1 वाई कॉमा 2, फिर जेड कॉमा 1 एंड जेड कॉमा 2। ये लिख लिया पूरा। अब यहाँ पे देख लो आप क्या क्या है, यहाँ पे x1 पहले से है, ठीक है, तो हटा दो। y2 भी पहले से है, इसको भी हटा दो। z1 भी पहले से है, इसको हटा दो। तो ये x2 y1 और z2 ये 3 मिसिंग एलिमेंट्स थे, वो भी हम इसमें फिर बता सकते हैं इस तरह से। तो ये टोटल था हम लोग को, इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, चलिए इस पे देख लेते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए में। तो एन ऑफ ए क्रॉस ए क्या हो गया, 9 हो गया। और विच आर फाउंड, उसमें से क्या क्या दिया है, जो ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट्स हैं, उस 9 में से कुछ एलिमेंट्स हम लोग को दे दिए हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से। तो वो क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास, -1 0 एंड 0 1। और हम लोग को क्या बताना है, सेट ए की बाकी कुछ छूटे होंगे इसमें, 7 और भी होंगे ना, 2 तो दिए हुए हैं, तो 9 - 2 7 छूट रहा होगा इसमें से, तो वो बताना है कि क्या छूट रहे हैं। और सेट ए जो है ये भी हम लोग को बताना है कि ए एक्चुअली क्या था, ठीक है। तो चलिए अगेन इसको समझते हैं कैसे होगा। अगर ए क्रॉस ए दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि ए क्रॉस, अगर सेट ए में हम अगर ये बोल दें कि एन ए अगर फॉर एग्जांपल यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू हैं, तो हमारे पास दूसरा क्या है, एन बी हम लिखते थे, क्यों, क्योंकि हमें ये जानते हैं कि एन ए क्रॉस ए अगर लिखा है, अगर ए क्रॉस बी लिखा है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको क्या लिखते थे, एन ए इंटू एन बी लिखते थे। तो अब यहां से देखो, अगर मैं बी को ए से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं बी के प्लेस पे भी ए रख दूं, तो क्या होगा, ये एन ए क्रॉस ए हो जाएगा, और यहां क्या आएगा, एन ए इंटू एन ए। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एन ए स्क्वायर हो गया। और एन ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हमारे पास दी हुई है, 9। तो अगर एन ए स्क्वायर 9 है तो एन ए क्या हो जाएगा, 3। निगेटिव तो ले नहीं सकते, नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निगेटिव जाएंगे नहीं। तो ये हमारे पास आ गया कि एन ए की वैल्यू 3 होती है। चलो एक चीज तो पता चल गई। अब क्या करते हैं, ए सेट जो है उसको चलो लिखते हैं, 3 एलिमेंट्स कैसे होंगे उसमें। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर ए क्रॉस ए है ये, तो दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर्ड पेयर में चाहे ये पहला वाला नंबर ले लो और चाहे दूसरा वाला नंबर ले लो, दोनों ही ए के मेंबर होंगे, सेट ए का ही मेंबर होगा दोनों, क्योंकि ए क्रॉस ए है तो ये पहला मेंबर भी ए का ही है, दूसरा मेंबर भी ए का ही है। तो यहां से देखो, ए का फर्स्ट एक मेंबर हम लोग को क्या मिल गया, -1 पता चल गया। दूसरा मेंबर देखो ये 0 पता चल गया। फिर इस सेट पे आ जाओ, आप दूसरा पेयर पे आ जाओ। दूसरे पेयर पे क्या पता चला, 0 एक मेंबर है, ए का ही मेंबर है, वो भी लिखा हुआ है हम लोगों ने पहले से। अगेन आ जाओ, ये 1
तो ये 1b इसका मेंबर हो गया। और अभी हम लोगों ने क्या निकाला था कि Na एक्चुअली क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं उसमें, Na क्या है 3 है, तो ये हम लोग को 1 2 3 -1 0 1 3 एलिमेंट्स मिल गए। तो दैट मीन्स कि सेट ए जो है यही होगा ये, और सेट ए पता चल गया तो आप एक रो से भी आराम से निकाल सकते हो। -1 0 एक था, 0 1 एक था, बाकी जो बच रहा है वो आप निकाल सकते हो इस तरह से मैपिंग, एक रो से करके निकाल सकते हो, बता दे वो तो आपको पता ही है, ठीक है, प्रोसेस आप जानते हो, तो वो चीज भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो उसको। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो रिलेशन को या फंक्शन को, रिलेशंस को समझने के लिए बहुत जरूरी चीजें थी, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है रिलेशन सेंस फंक्शंस का। पहला टॉपिक दैट इज रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं रिलेशंस का इसका मतलब क्या हो गया। सिंपल सा मतलब है, रिलेशन का क्या मतलब होता है, हिंदी आप लोग अगर समझोगे तो रिलेशन को हिंदी में करना क्या होगा, कोई दो चीजों में एक रिश्ता होगा, ठीक है, रिलेशन उसी को तो बोलते हैं। तो रिलेशंस मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि कोई एक दो चीजों में कोई एक रिलेशन बन रहा होगा, ठीक है। रिलेशन ध्यान देना कभी भी डिफाइन होगा तो दो चीजों के बीच में ही हो रहा होगा, अकेले में आप ये नहीं बोल सकते हो। अब आपसे कोई पूछे कि खुद एक इंसान हो आप, ठीक है, तो आपका किसी के साथ रिलेशन बताना है, ठीक है। मान लो आपका एक भाई है, तो उस भाई के साथ आपको अगर बताना है तो दो आइडेंटिटीज होनी जरूरी है। आप अगर ए हो, आपका भाई है बी, तो ए और बी दो चीजें जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे कि अच्छा ये ए और बी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई हैं, ठीक है। ए है सी है, एक दूसरे के भाई बहन है, तो इस तरह से हम समझते हैं। मैं हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, तो एक रिलेशन बताना है टीचर स्टूडेंट। तो रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं, जब दो लोग हों, एक स्टूडेंट होगा एक मैं हूं मान लो, तो हम दो लोगों में एक रिलेशन हम बता सकते हैं। तो इसी तरह से रिलेशंस का क्या मतलब है कि दो चीजों में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। अब रिलेशंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए अगर ए सेट है और बी सेट है, समझना इस चीज को, दो सेट हैं, उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लेता हूं मैं कि 1 2 3 है, ठीक, और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, वो भी मान लेते हैं कि ए और बी है एंड सी है, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अगर ए और बी में क्या रिलेशन की बात हम लोगों ने समझी, तो हम लोगों ने क्या समझा कि कोई पेयर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे। और वो पेयर का एक ऑर्डर भी होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, पेयर नहीं एक्चुअली बोलो तो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। क्यों ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि एक टीचर एक स्टूडेंट है, ठीक है, ए मान लो मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, बी हो, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों में क्या एक रिश्ता है, क्या रिलेशन है, उसको हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी। अगर मैंने बोला, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि मैं हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया श्रीतेश, अपना नाम लिख दिया, ठीक है, आप मान लो किसी एक का नाम, एक स्टूडेंट है उसका नाम है अमन, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, श्रीतेश एंड अमन, दोनों में क्या रिलेशन है, ये ए है और ये बी है, तो दोनों में क्या रिलेशन है कि बी इज स्टूडेंट ऑफ ए। तो यहां पे अगर मैं इस तरह से लिखूं, फिर अगर इसको रिवर्स में कर रहा हूं, अमन एंड श्रीतेश, इस तरह से कर दिया, तो सेम रिलेशन नहीं लग पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अमन ए हो गया, श्रीतेश बी हो गया, तो सेम रिलेशन मैं बोलूं कि बी इज स्टूडेंट ऑफ ए, वो रिलेशन नहीं लगेगा, यहाँ पर दोनों में रिलेशन डिफरेंट हो गया, तो एक्चुअली ये दोनों इक्वल इसीलिए नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमें मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर्ड पेयर हम निकालते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों में कोई भी ए एंड बी में कोई रिलेशन अगर हो रहा है, ठीक है, ए एंड बी में कोई भी रिलेशन अगर हम बताते हैं तो उसका मतलब हो गया कि उसमें दो एलिमेंट्स हम लिखेंगे, ए कॉमा बी होगा, और फिर अगर ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी है, और अगर दोनों में कोई रिलेशन है, ए एंड बी में कोई रिलेशन है, तो हम उसको लिखते हैं ए आर बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ए इज related to B with relation R, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। अब ये आता कहां से है, रिलेशन हम लोग निकालते कैसे हैं उसको चलिए देखते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर इसका निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी हम क्या लिखेंगे, अगेन 1A 1B
1C 2A 2B 2C 3A 3B एंड 3C। ये हमारे पास आ गया A क्रॉस B। अब क्या होता है, रिलेशन हम लोगों को बताना है। मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया कि A क्रॉस B जो है उसमें मुझे रिलेशन क्या देखना है, एक आर रिलेशन है, ठीक है। वो आर रिलेशन क्या डिफाइंड है, A टू B डिफाइंड है, मतलब A से B तक अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि A टू B, मतलब क्या है कि A टू B एक रिलेशन आर डिफाइंड है। अब वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है, मान लो कि A इज इवन नंबर, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग को बताना है, ऐसा रिलेशन होगा मतलब A टू B, मतलब ये A टू B में हम क्या करेंगे, A क्रॉस आर A टू B में A क्रॉस B के वो एलिमेंट्स हम ले लेंगे जहां पर हम लोग को क्या बोलेगा कि A जो है वो इवन नंबर है और A क्या है, मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। A से समझना यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होगा, इससे मिसगाइड मत होना, ये अलग चीज है। A क्या है, A टू B अगर दिया है तो A कॉमा B के फॉर्म में होगा ये, और A जो है मतलब पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होगा पेयर का, वो इवन नंबर है। तो देखो इवन नंबर क्या है यहाँ पे, हमारा 2 ही है सेट A में, तो 2 के साथ जो पेयर्स बन सकते थे हमारे पास 2 कॉमा A 2 कॉमा B एंड 2 कॉमा C, ये हमारे एक रिलेशन के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये रिलेशन सेट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा एक रिलेशन का, ठीक। अब यहां से देखिए हम क्या बोल सकते हैं, अब हम डिफिनीशन पे अगर आए, ठीक है। अब अगर हम रिलेशन की डिफिनीशन पे आए यहां से, तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर डिफिनीशन हम इसकी बोल रहे हैं, for two sets A and B if चलो फॉर दी, हाँ ठीक है, फॉर टू सेट्स A and B relation R is defined as R is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब क्या होगा, क्योंकि देखो क्या होता है रिलेशन, क्या पहले हम क्या करते हैं ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन क्या बोला कि जो रिलेशन है वो इसका सबसेट होगा। मतलब क्या हुआ कि रिलेशन क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर जितने बने हुए हैं ना हमारे पास, जो A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं, उसी में से कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ पेयर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे, और कुछ होंगे जो नहीं फॉलो करेंगे। तो जो आज निकलेगा वो क्या निकलेगा, A क्रॉस B का सबसेट ही तो निकलेगा। जैसे पीछे वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, तो वहां क्या बोला, इवन नंबर अगर ले लिया, एक रिलेशन ले लिया कि फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर है, तो उसमें 2 के साथ जो 2 कॉमा A 2 कॉमा B 2 कॉमा C आता था वो हम लोगों ने लिख दिया। तो एक्चुअली ये देखो, तो 2 कॉमा A 2 कॉमा B 2 कॉमा C 3 एलिमेंट्स हैं, ये है क्या, इनसे जो सेट बन रहा है वो A क्रॉस B का ही तो एक सबसेट था, इसी में से तो निकल के आ रहा था। अगर मैं बोल देता रिलेशन क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या ले लेते, 1 और 3 ले लेते, तो 1 3 अगर लेते तो क्या होता, वो भी क्या होता है A क्रॉस B से ही तो निकल करके आता ना, 1 के साथ 1A 1B 1C होता, 3A 3B 3C होता, 6 एलिमेंट्स होते, ये भी इसी से निकल करके आते। फिर अगर मैं बोल देता, यहाँ पे देखो इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, मतलब क्या हो सकता है कि इक्वल भी हो। अगर मैं बोल देता कि जो A है, अगर A की वैल्यू A क्या दिया हुआ, A बिलोंग्स टू N है, नेचुरल नंबर हो और A लेस देन 4 हो, तो मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 1 2 3 तीनों आ गए, तो मतलब जो A क्रॉस B था वही रिलेशन हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं सिंपल से लैंग्वेज में, कि आज जो है वो A क्रॉस B का एक सबसेट होगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये बोला है कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब क्या होता है कि या तो नंबर आज जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का सब, मतलब उसके एक सबसेट होगा या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूं नंबर ऑफ, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस,
मुझे कभी बताना है किसी भी एक जगह पे ऑर्डर्ड पेयर के साथ नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस, तो कैसे मैं बता क्या हो सकता है यहाँ पर। तो समझना, अगर मान लो कि एन ए जो है वो क्या है, अगेन एम है, ठीक है, और एन बी क्या है, एन है, गिवन है। तो अगर एन ए एम है, एन बी एन है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो, अब ये समझना, या सॉरी एम एन में कंफ्यूजन होगा, पी क्यू ले लो, ठीक है, पी क्यू ले लेते हैं। एन ए क्या है, पी है, और एन बी क्यू है। अगर ए क्रॉस बी है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैक्सिमम रिलेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के ही। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ए क्रॉस बी जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सारे एलिमेंट वो आर के इक्वल हो जाए। मतलब जब आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाए, किसी कंडीशन में जो आर सेट है वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, तभी क्या होगा, मैक्सिमम रिलेशंस फॉर्म होंगे वहां पे। तो हम मैक्सिमम की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर मैंने बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन, तो ए क्रॉस बी का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम निकालते हैं, तो जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इसके, वही आर का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी का जितना सबसेट बनेगा वही आर रिलेशन में ही आएगा, ठीक है, उसी में से कुछ रिलेशंस बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है, ए क्रॉस बी के निकालने हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर सेट है, मान लो पी था, सॉरी एन ए है, तो एन ए में हम क्या बोलते थे, 2 to the power p बोल देते थे, 2 to the power कुछ बोल देते थे। तो ए क्रॉस बी अगर है, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, एन ए इंटू एन बी होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, p इंटू क्यू हो जाएंगे पहले तो एन ए क्रॉस बी में। जैसे अभी आपको बताया ही था कि अगर एक ए में p है और b में q है, तो एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, p q हो जाएगा। और सेट में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स अगर निकालते थे तो वो क्या हो जाता था, 2 to the power m। अगर जहां पे m क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए क्रॉस बी के केस में p q है, तो नंबर ऑफ सेट्स क्या हो जाएंगे, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 to the power p q। और जो ये नंबर ऑफ सबसेट्स निकले हैं, यही क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस। तो अगर कोई दो सेट है ए एंड बी, जहां पर p एंड q एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए क्रॉस पी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस निकल सकते हैं पॉसिबल, वो होंगे 2 to the power p इंटू क्यू। इस तरह से हम इसको निकालने वाले हैं, ठीक। अब ये हम लोगों ने समझ लिया था, रिलेशंस का बेसिक हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहां से हम लोग अगर देखते हैं कि इस रिलेशन को हम लोग अगर पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिक्चर के लिए वेन डायग्राम। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं रिलेशंस, ये जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ए सेट है, उसमें हमने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लिख दिया, या 4 भी लिख दिया, ठीक, और बी भी लिख दिया, ए बी सी, ये 3 मैंने बना लिए। अब अगर मैं बोलूं पिक्टोरियल फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या बोला है, रिलेशन डिफाइंड होता है वो आर ए टू बी होता है, ठीक है, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते क्या है लैंग्वेज में, आर, ठीक है, ए मैपिंग बी। हम इसको पढ़ते क्या अगर एक लैंग्वेज में, तो आर ए मैपिंग बी होता है। ये जो डैश होता है, सॉरी एरो होता है, वो मैपिंग का साइन होता है, मतलब मैप कर रहे हैं एक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में एक क्लोज ओवल शेप में ऐसे बना देते हैं 2 एलिमेंट्स। यहां पे हम लिखते हैं ए और यहां लिखते हैं बी, और क्या यहाँ पे सिंबल देखो क्या यूज है, मैपिंग का, ठीक है, ए और बी में मैपिंग हो रही है, रिलेशन आर है मान लो। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स ए के लिख डालेंगे 1 2 3 4 ऐसे, और उसके फिर बी के एलिमेंट्स लिख देंगे ए बी सी, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम क्या बोलते हैं, अगर कि एक रिलेशन क्या डिफाइंड है, रिलेशन जो है वो क्या है कि जो ए है बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी है, और ए को हम लोगों ने क्या बोल दिया, एक रिलेशन हम लोग बता क्या रहे हैं, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इवन नंबर, ये हम लोग रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो
को लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 2 को और 4 है, 2 नंबर्स हैं, तो 2 का हम क्या करते हैं, चलो मैपिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को ए से कंबाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 को बी से कंबाइन करेंगे और 2 को ही सी से भी कंबाइन कर देंगे। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को लेंगे, 4 को कंबाइन करेंगे ए से, 4 को कंबाइन करेंगे बी से और 4 को ही कंबाइन कर देंगे किससे, एरो से बना करके सी से। तो ये हमारे पास क्या आ गया। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए मैपिंग बी। अब यहाँ पर ए आर रिलेशन के साथ अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं। वो टर्म्स क्या होंगे, इमेज एंड प्री इमेज, इसको समझना जरूरी है। इमेज एंड प्री इमेज। तो अगर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि एक ए है, सेट है, उसको हम मैप कर रहे हैं कहां से, बी में। ए को मैप कर रहे हैं बी तक। तो अगर ये ए है, मान लो आपकी ए की जगह पे मान लो मैं हूं, ठीक है। अब मैं किसी एक मिरर के सामने मान लो खड़ा हूं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, मेरी इमेज होगी। तो इसी तरह से हम क्या बोलते हैं कि अगर ए क्रॉस बी है तो ये जो बी के एलिमेंट्स होंगे वो सारे होंगे क्या, इमेज। और ये जो होंगे ये होगा प्री इमेज, इसके एलिमेंट्स को। कैसे हम इसको बोलेंगे, देखो निकालेंगे कैसे। अगर मैं बोलूं ए इज प्री इमेज ऑफ 2 तो बात सही है। ए इज प्री इमेज, सॉरी, ए इज इमेज ऑफ 2 इन बी, ए इज इमेज ऑफ 4 इन बी। उसके बाद मैं क्या बोलूं, 4 इज प्री इमेज ऑफ ए, 2 इज प्री इमेज ऑफ ए, या मैं बोल सकता हूं 2 इज प्री इमेज ऑफ बी, 2 इज प्री इमेज ऑफ सी। तो एक इमेज और एक प्री इमेज, तो हम क्या बोलते हैं कि और अगर ए क्रॉस बी है, ए कॉमा बी है, तो उसमें क्या हम बोलते हैं, जो ए है वो है प्री इमेज ऑफ बी और जो बी है वो क्या है, इमेज ऑफ ए। तो ये 2 टर्म्स थे जिसको हम लोग थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ पर इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अब हम लोग को एक्चुअली जो चीजें समझनी है, यहाँ पर 3 टर्म्स है जिनको हम लोग को स्टडी अभी करना है यहाँ पर, ठीक है। वो 3 टर्म्स क्या हैं, रिलेशन के अंदर हम लोग को बेसिकली रिलेशन में क्या देखना है, 3 टर्म्स, दैट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तीन चीजें जो हम लोगों को स्टडी करनी है अभी इसमें, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को समझते चलिए कि होता क्या है। डिफिनीशन एक सिंपल से पहले बता देता हूं, उसके फिर हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी देख लेंगे इसको। या फिर चलिए एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, ए है 1 2 3 4, ठीक है, और बी है 1 4 1 4 9 25 और 36। ये है हमारे पास, ए ये है और बी सेट ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोगों को अगर आर रिलेशन क्या गिवन है, एक्स सच दैट, सॉरी रिलेशन कैसे हम निकालते थे, ए कॉमा बी के फॉर्म में। तो आर रिलेशन या ए कॉमा बी सच दैट बी इज स्क्वायर ऑफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है क्या इस फॉर्म में, आर ए कॉमा बी वेयर सच दैट बी इज स्क्वायर ऑफ ए, ऐसे पढ़ते हैं हम, ए कॉमा आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ये कॉलन लगा है, इसको हम बोलते हैं सच दैट, ठीक है। सच दैट बी इज स्क्वायर ऑफ ए एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या हुआ कि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ए का स्क्वायर है, ऐसा एलिमेंट लेना है रिलेशन में। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो सबसे पहले हम अगर मैप करते हैं तो मैप करने में हम कैसे मैप करेंगे इसको,
ये ए है और ये बी है। ए में क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बी में एलिमेंट्स क्या है? 1 4 9 25 एंड 36, ये एलिमेंट्स बी में है मेरे पास। अब क्या बोल सकता हूं मैं, क्या रिलेशन क्या डिफाइंड है? बी इज स्क्वायर ऑफ ए, मतलब क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट देखने, ए है 1 है तो 1 का जो स्क्वायर है उससे मैपिंग होगी 1 की, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। तो चलो 1 की मैपिंग 1 से कर दी। फिर क्या हम बोल सकते हैं? 2 का स्क्वायर खोजो, ये है 4, मैपिंग हो गई। चलो 3 का स्क्वायर देखा तो 9 मिल गया, 4 का स्क्वायर नहीं मिला, तो चलो छोड़ देते हैं, ये भी बचा रहेगा यहाँ पे। अब अगर कुछ इस तरह से एक रिलेशन डिफाइंड है तो हम क्या करते हैं, ये तीनों चीज हम किसकी निकाल रहे हैं? अभी डोमेन, रेंज एंड को डोमेन एक रिलेशन का निकाल रहे हैं। तो समझना, अगर रिलेशन डिफाइंड है आर ए टू बी तक, ए मैपिंग बी तक, तो उस केस में हम डोमेन क्या बोलते हैं? डोमेन क्या होगा? ए के वो सारे एलिमेंट्स जिनमें जो रिलेटेड हैं, जिनका रिलेशन मिल रहा है, कंडीशन जो रिलेशन दिया हुआ है, ए के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे डोमेन होते हैं, ठीक है। ए के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर से मैं बोलूं, ए के वो एलिमेंट्स जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिनका इमेज मिल रहा है, दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, ए के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज उस पर्टिकुलर रिलेशन पे बी में मिल रहा है, वो हमारे डोमेन होते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारा डोमेन जो होगा, डी से रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो वो होगा 1 2 3, 1 2 3। क्यों? क्योंकि 1 का आप देखोगे तो इमेज मिल रहा है, 2 का इमेज मिल रहा है, 3 का इमेज मिल रहा है, 4 का इमेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 4 यहाँ पे डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं सेकंड क्या होता है, रेंज हमारा, ठीक है। रेंज हम किसको बोलते हैं? जो हमारे इमेज मिल रहे हैं, ए के जो भी प्री इमेजेस हैं, ए के जो भी डोमेन के मेंबर हैं, जो भी डोमेन ए में है, उसके करस्पॉन्डिंग जो जो इमेजेस मिल रहे हैं बी में, वो हमारे को डोमेन होते हैं। तो हमने क्या बोला, ए के करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस मिल रहे हैं, A1 के करस्पॉन्डिंग इमेज क्या मिल रही है? 1, तो वो रेंज में आ जाएगी। 2 के करस्पॉन्डिंग 4 मिल रहा है, वो भी रेंज में आ जाएगा। 3 के करस्पॉन्डिंग 9 मिल रहा है, वो भी रेंज में आ जाएगा। ये होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है? को डोमेन। तो को डोमेन जो है हमारे पास, वो क्या होता है समझना। अब डोमेन अगर ये है तो को डोमेन का मतलब हम बोलते हैं कि बी जो सेट है, अगर ए टू बी मैपिंग हो रही है तो बी सेट में रेंज क्या है, जिसकी जिसकी मैपिंग मिल रही है खाली वो ले लेते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाता है, ठीक है। वो रेंज आ जाता है जिसकी मैपिंग मिल रही है। अब अगर मैं बोलूं कि जो बच रहा है उसको भी इसमें ऐड कर दो तो वो कोडोमेन हो जाएगा। मतलब पी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लिख डालो तो वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा। 1 4 9 25 और 36, तो ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको डोमेन, रेंज और कोडोमेन को डिफाइन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं ताकि जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए, और डिफिनीशन भी लिख लेते हैं इसकी। तो चलिए अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, डिफिनीशन अगर हम लिखते हैं सबसे पहले किसकी, डोमेन की। तो डोमेन में मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखिए लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना जरूरी, नॉन एम्प्टी लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर एम्प्टी हो गया तो वहां तो उसका ए क्रॉस बी या कुछ रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, all the elements of A which have image in B under the
रिलेशन are known as domain of R। ठीक है, जो रिलेशन है उसका डोमेन क्या होगा, जो दो एलिमेंट्स हैं, अगर टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A which have image in B under the relation R are known as domain of R। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, और हम इसको कॉमन सेट में लिख सकते हैं, इन रिलेशन R in relation R having elements A comma B, all values of A are domain। मतलब क्या मैंने बोला कि एक रिलेशन R है, उस रिलेशन R में A कॉमा B के टर्म में एलिमेंट्स होंगे, तो वो A कॉमा B के फॉर्म में जो भी वैल्यूज हैं उसका A जो है वो हमारा डोमेन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है क्या, रेंज। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है रेंज, जिसको हम बोलते हैं। तो रेंज में हम क्या बोल सकते हैं, इन एनी रिलेशन आर इन एनी रिलेशन आर, ठीक है, द वैल्यूज आर, और फिर आर को हम क्या बोल सकते हैं, ए टू बी, द वैल्यूज ऑफ बी corresponding to which there exist A belongs to A are known as range of relation R। मतलब क्या मैंने बोला कि किसी भी रिलेशन आर में जो A टू B है, वैल्यूज ऑफ B, B की वो वैल्यूज जिनके करस्पॉन्डिंग टू विच, जिसके करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू A। मतलब क्या हुआ कि वो सारी B की वैल्यूज जिसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई A एग्जिस्ट करता है, सेट A में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन R। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं फॉलोइंग द रिलेशन। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि फॉलोइंग द रिलेशन, मतलब उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जो ए है और बी है वो उस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वही सारी वैल्यूज जिसके करस्पॉन्डिंग जो ए रिलेशन को फॉलो करते हैं उसके जो ए रिलेशन फॉलो कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जितने बी हैं वो हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए कॉमा बी है अगर, तो बी अगर जो है हमारा वो सारा क्या होगा, रेंज होगा। समझने के लिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है और रिलेशन क्या है, आर ए टू बी डिफाइंड है, तो उस केस में बी जो है हमारा वो क्या होगा, रेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कोडोमेन। तो कोडोमेन की सिंपल सी डिफिनीशन है, ऑल वैल्यूज ऑफ B belongs to B in A cross B are कोडोमेन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो A कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर अगर है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी B की, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B का है, क्योंकि कोडोमेन में हम क्या लेते थे, जितनी वैल्यू A क्रॉस B में आ रही है, B की सारी वैल्यूज उठा लो, तो ये जो B है जितना, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन।
इसको हम बोल देते हैं कोडोमेन। यूजुअली क्वेश्चंस में हम जो क्वेश्चंस लगाएंगे वहां डोमेन और रेंज की बात होगी, डोमेन रेंज निकालना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफिनीशंस थी हमारी। अब हम लोग लास्टली ये जो डोमेन रेंज अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और हमारी क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन है, देखिए, आर डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई, क्या बोला हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स और वाई एक्स नेचुरल नंबर्स हैं एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। और क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 से 5 के बीच में। और इसका हमको क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं समझना। डोमेन रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। पहले रिलेशन जितना है उसको डिफाइन कर लेते हैं, एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो चलो क्या करो, आर के एलिमेंट्स लिखना चालू करो। एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, क्या करो, सबसे पहले एक्स की वैल्यू ले लो 1। तो एक्स की वैल्यू 1, 0 से 5 के बीच में नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे, एक्स की वैल्यू मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं, ये हम समझ गए, ठीक है। अब क्या करूं, एक्स की वैल्यू 1 लो, एक्स 1 लोगे तो वाई ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वाई यहाँ पे पुट करो, सॉरी एक्स पुट करो यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 तो 4 आ गया वाई। फिर क्या करो, एक्स की वैल्यू 2 रखो, तो 2 स्क्वायर 4, 2 2 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 3 7, तो वाई यहाँ पे 7 आ गया। फिर क्या करो, एक्स की वैल्यू 3 रखो, तो एक्स 3 रखोगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर 9 एंड 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। फिर क्या करो, एक्स की वैल्यू 4 रखो, तो 4 स्क्वायर 16 एंड प्लस 3 19 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर रिलेशन आ गया। अब क्या बोला था, डोमेन क्या होगा हमारा, जो भी ए कॉमा बी में ए जितने हैं वो हमारे डोमेन हो जाएंगे। तो ए क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ले लो 1 2 3 4, ठीक। अब रेंज लेना है, तो रेंज क्या करोगे, उस रिलेशन में जितने बी हैं ए के करस्पॉन्डिंग जो जो बी हैं वो ले लो, तो क्या हो जाएगा 4 7 12 19। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ये आ गया हमारा डोमेन एंड रेंज यहां पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ये भी क्या गिवन है, आर सेट जो है रिलेशन क्या गिवन है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन है, नेचुरल नंबर्स है। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। क्या करो यहाँ पे, चलो डोमेन तो, चलो डोमेन तो सिंपल है, रेंज खाली निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे, ठीक है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। चलो आर सेट है गिवन है, रखना चालू करो वैल्यूज को। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करिए, नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर वाई नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या कर दो, पहले आप वाई की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 41 माइनस 5x हो जाएगा। वाई आ गया 41 माइनस 5x। अब रखना चालू करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा, y 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 1 5, 41 माइनस 5, 41 माइनस 5 दैट इज 36। तो ये आ गया 1,36 पहला एलिमेंट। y की वैल्यू 2 रखना चालू करो, तो 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो 5 2 10, 41 माइनस 10 दैट इज 31। फिर क्या करो, y की वैल्यू 3, सॉरी x की वैल्यू 3 रखो, तो 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 41 ये हो जाएगा 26। फिर क्या करो, 4 रखो x की वैल्यू, तो x 4 होगा तो 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 41 माइनस 20 दैट इज क्या हो जाएगा 21। 5 रखो x की वैल्यू, तो 5 इंटू 5 25,
25 41 माइनस करोगे तो क्या होगा 41 माइनस 25 16। फिर रखो 6, तो 6 इंटू 5 30, 41 माइनस 30 क्या होगा 11। 7 रखो, तो 7 इंटू 5 35 होता है, तो 41 माइनस 35 6 हो जाएगा। अगेन 7 रखो, तो 7 इंटू 5 कितना होता है, सॉरी 8 रखो, 7 तो रख चुके हैं ना, 8 रखो, तो 8 इंटू 5 40 होता है, 41 माइनस 40 1 आ जाएगा y की वैल्यू। अब देखो अगर मैं 9 रख देता हूँ यहाँ पर, तो 9 अगर रख दूँ x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 45, 41 माइनस 45 क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, तो मतलब 9 वाला तो लेना ही नहीं है, खत्म हो गया कहानी यहीं तक आकर के। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स डिफाइन हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेट में। अब क्या करेंगे, हम लोगों को डोमेन निकालना है। चलो डोमेन सॉरी निकाल ही लेते हैं, चलो डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन का बता ही देता हूँ, तो डोमेन कैसे निकालेंगे हम, इसमें देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। 1x के एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लो इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए क्या करोगे 36 31 26, चलो इस ऑर्डर में लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां से लिख लेते हैं 1 6 11 16 21 26 31 एंड 36, ये हमारा रेंज है एक रोज बी के अंदर। तो ये हो गया हमारा डोमेन, ये हो गया रेंज। इस तरह से हम वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, देखो मैथ्स के अंदर ये पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है, क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगाओगे आप उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, इस पे कमांड उतना अच्छा होगा। तो क्वेश्चंस आप लोग ज्यादा से ज्यादा लगाओ। एक और चलो एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए सारी चीजें। अगेन आज क्या वैल्यू गिवन है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में वैल्यू गिवन है हमारी। और क्या लिखा हुआ है, सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या बताया हम लोग को, जो है जो r है उसको बताना है कि उसकी वैल्यूज क्या क्या है, और डोमेन एंड रेंज बताना है। तो सिंपल सा है, अगेन वही करना है। क्या करेंगे हम, अब यहां पे हम लोग को सिंपल सा दे दिया है r की वैल्यू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, जहां पे क्या है x लेस देन इक्वल टू 5 है और नेचुरल नंबर है। तो x कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, 1 2 3 4 5 ले सकता है x की वैल्यू। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि x क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू 5 भी है। अब क्या करो, r लिखना स्टार्ट करो। अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो ये क्या, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे लोगे तो 1 स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 ही आएगा। तो 2 कॉमा 2 फर्स्ट एलिमेंट हो गया यहाँ पे हमारा। देन उसके बाद r की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 2 लो, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। यहाँ पे कितना होगा 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। फिर क्या करो 3 लो वैल्यू, तो 3 प्लस 1 4 हो गया। 3 स्क्वायर होता है कितना 9, 9 प्लस 1 10 हो गया। अगेन 4 वैल्यू लो, तो 4 वैल्यू लोगे तो क्या आएगा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17। फिर यहाँ पे क्या कर लो 5 ले लो वैल्यू, तो 5 प्लस 1 6। 6 के बाद यहाँ पे देखो तो 5 स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया आर। तो आर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया जो पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, अब आर के बाद हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे, डोमेन निकालने को। तो डोमेन चलो देखते हैं क्या होगा। डोमेन क्या बोला था, आर सेट में, याद रखो एक सिंपल सी लाइन, आर सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सारा डोमेन होता है। तो क्या होगा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये हो गया। रेंज निकालते हैं, तो रेंज कैसे निकालेंगे, आर सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो रेंज क्या होगा 2 5 10
1726, ये हमारे पास हो गया रेंज। ठीक है, तो टोटल अभी देखो आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है और ये हमारा टोटल आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर के बेसिस पे आप लोग एनसीईआरटी जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसका एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।